प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसाद और निराला निबंध में व्याख्या की दृष्टि से, सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन पर चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रसाद और निराला निबंध में पूरा निबंध ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो तुलनात्मक विचार हैं वो पूरी तरह से गूंथे हुए हैं। किसी भी हिस्से को हम ये कह करके नहीं छोड़ सकते कि यहाँ निबंधकार की पकड़ कमजोर पड़ी होगी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ हिस्सों को छोड़ने की कोशिश हमने की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कुछ विशेष छांटने की कोशिश की है, बल्कि हम कुछ को छोड़ रहे हैं, बाकी सारा ले रहे हैं। तो सबसे जो पहला हमारा हिस्सा आता है वो 50 नंबर पृष्ठ पे, अर्थात निबंध के पहले पृष्ठ पर ही हमारे सामने निकल करके आता है। और वो कहाँ से है? वो शुरू होता है यहाँ से और लगभग जो है यहाँ तक चलता है। अब इसमें निबंधकार जो कहते हैं, सबसे पहले तो हम उसे देखते हैं। हमारी दृष्टि में इसका कारण यह है कि निराला के प्रति पिछले वर्षों में निबंध के साहित्यिक समाज में अतिशय श्रद्धा और सम्मान की भावना उत्पन्न और व्याप्त हो गई है, जिसका मुख्य कारण निराला जी की वैयक्तिक विषम स्थिति थी। वे न केवल शारीरिक और मानसिक व्याधियों से आक्रांत थे, वरन उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय थी। अंतिम वर्षों में उनकी सेवा शुश्रूषा और चिकित्सा आदि की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो सकी थी, जिसके कारण लोगों की सहानुभूति उनके प्रति अत्यधिक मात्रा में उभर उठी थी। दूसरी बात यह है कि इन विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भी निराला जी ने इन वर्षों में उत्तम कोटि की साहित्य रचना की, जिसमें उन्होंने सामयिक जीवन की असंगतियों पर तीव्र व्यंग्यात्मक प्रकाश डाला और साथ ही अनेक आत्मनिवेदनात्मक गीत भी लिखे, जो श्रेष्ठ काव्य के निदर्शक हैं। यही नहीं, इन परवर्ती काल में उन्होंने बहुत कुछ सरल भाषा और सुंदर उक्तियों का प्रयोग किया है, जो हिंदी काव्य में इनकी नई देन कही जा सकती है। तो ये पद निबंधकार निराला का साहित्य इतना अच्छा क्यों है और क्यों इसकी तरफ ध्यान जाता है या अधिक ध्यान जाता है, उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके मूल में निराला की जो शारीरिक और आर्थिक स्थिति थी वो थी। इनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था और इनकी आर्थिक स्थितियां भी बदतर थी, और उसके कारण इनके प्रति सम्मान की भावना और श्रद्धा की भावना बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि शारीरिक व्याधियों से तो वो आक्रांत थे ही, इसके साथ साथ मानसिक स्थितियां भी, जो विपरीत परिस्थितियां थी, उनके कारण इनकी हो गई थी। और उस दौरान में इनकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं हो पाई, लोगों का ध्यान भी इनकी तरफ नहीं गया था, तो स्थितियां बड़ी विकट थी। लेकिन इन विकट परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने बहुत उच्च स्तर के साहित्य की रचना की। जहां प्रारंभिक काल में इनके साहित्यिक रचना में क्लिष्टता थी, संस्कृत की बहुत अधिक मात्रा थी, वो मात्रा तो इन्होंने छोड़ दी और इनका जो छायावाद की तरफ झुकाव था वो भी कम हो गया। और उसके बाद इन्होंने जो समाज की उस समय सामयिक असंगतियां थी, विसंगतियां थी, उन पे व्यंग्यात्मक प्रकाश भी डाला और इसके विपरीत अनेक निवेदनात्मक गीत भी आपने लिखे। ये देखिए, दोनों चीज बिल्कुल विपरीत हो गई। एक तरफ विनीत है, दूसरी तरफ आक्रोश में है।
और इसमें उनकी खासियत रही कि इन्होंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया और सुंदर उक्तियों का भी प्रयोग किया, जिसके कारण कि इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर जो आरोप लगे थे कि इनकी भाषा बहुत ध्रुव है, समझने में उनको बहुत अधिक कठिनाई होती है, वो लोग भी इनकी उन कमियों को भूल गए और इनके जो अच्छा साहित्य, इनकी जो विपरीत परिस्थितियां थी उसमें इन्होंने जो कार्य किया उसके कारण पीछे की बातों को भूल गए और इनको बहुत अधिक सम्मान से देखने लगे और ये मानने लगे कि आपके द्वारा इस तरह के साहित्य की रचना हिंदी साहित्य जगत को एक विशेष देन है। तो अब ये हम कह सकते हैं, व्याख्या में प्रसंग तो हमने ले लिया, संदर्भ प्रसाद और निराला नामक निबंध है जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। और फिर दोनों की तुलना करते समय पहले निराला को क्यों प्रसिद्धि मिली, क्यों उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ, वो कारण बताते हुए लेखक या निबंधकार इसको बताते हैं। यहाँ इन्होंने एक विशेष में लिख सकते हो कि निराला की जो दो स्थितियां थी उन दोनों स्थितियों की तुलना की है और जो विशेष सहानुभूति प्राप्त हुई उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। भाषा इनकी सरल है लेखक की, और सरल होने के साथ साथ इसमें प्रवाह भी है और इन्होंने इसमें जो चीज़ कही है उसमें उक्तियों का प्रयोग भी करने की कोशिश की है। अब हम अगले हिस्से पर चलते हैं, वो आता है अगले पृष्ठ पर। वो है यहाँ से लेके और यहाँ तक। इसमें निबंधकार जो चीज़ बताना चाहते हैं, वो जब तुलना कर रहे होते हैं तो प्रसाद और निराला की तुलना करने के लिए आशय क्या है, वो आशय बताते हैं कि इनका आशय एक और है। और वो कहते हैं कि यह केवल दो कवियों की व्यक्तिगत तुलना नहीं है, वरन एक 20वीं शताब्दी के संपूर्ण काव्य के शीर्ष का समाकलन है। उस समय का जो शीर्ष काव्य था उसमें दो प्रमुख जो कवि थे, और हम कह सकते हैं कि उस समय के काव्य का सार सारा इसमें आ गया। ये दोनों सर्वोत्तम प्रतिभाएं हिंदी साहित्य की उस समय की थी और इनका समस्त काव्य प्रयास एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है लेखक निबंधकार मानते हैं। ये कहते हैं कि हिंदी साहित्यिकों ने एक और द्विवेदी युग के समस्त काव्य पर दृष्टिपात किया तो दूसरी ओर छायावाद और उसके परवर्ती विकास को भी देखा। तो ये जो आलोचक थे, समालोचक थे, उन्होंने दोनों युग देखे, द्विवेदी युग भी और छायावाद का युग भी, और इन दोनों में जो सर्वोत्कृष्ट दो कवि थे उनको इसमें चुना। इसीलिए कहते हैं कि प्रसाद और निराला की जो तुलना आपस में की है वो हिंदी काव्य के श्रेष्ठ अंश की जो है अपूर्व एक तुलना है और उसका कोई मुकाबला हम नहीं कर सकते। पूरा साहित्य हिंदी जगत का उस समय का आ जाता है। लेकिन लेखक ये भी मानते हैं कि जब समग्रता से विचार किया जाता है तो ये स्पष्ट इसमें बाकी के कवि जो हैं वो छोड़े जा सकते हैं और ध्यान जो है वो सिर्फ निराला और प्रसाद पर ही केंद्रित रह जाता है। तो यहाँ निबंधकार जो है निराला और प्रसाद की तुलना क्यों करनी यहाँ लोगों ने पसंद की, वो इसलिए की कि ऐसा नहीं था कि उस समय अन्य कवियों नहीं हुए, उन्होंने कोई स्तरीय साहित्य को नहीं रचा होगा, लेकिन इनकी रचनाएं अतुलनीय होने से इनकी तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है और ध्यान पूरा इन्हीं पर केंद्रित हो जाता है। तो ये माना जा सकता है कि इनका काव्य उस समय के समस्त काव्य का प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह से सक्षम है।
भाषा सरल है, प्रवाह है, शैली विचारात्मक है, विश्लेषणात्मक न होके रचनात्मक इसकी जो है शैली है, और सहानुभूति जो है वो भी इसमें प्राप्त हुई है लोगों की या प्रतिभाओं उस समय के जो है। और इन्होंने प्रसाद को और निराला को दोनों को ही एक प्रतिभा संपन्न जो है कवि माना है। भाषा सरल है, सुबोध है, प्रवाहपूर्ण है, और शैली का जहाँ तक है इसको हम वर्णात्मक शैली कह सकते हैं। उसके साथ साथ विवेचना भी इसमें मिलती है, तो इसको विवेचनात्मक शैली भी हम कह सकते हैं। अगली जो बात आती है वो है, इसी पृष्ठ पर जब हम और आगे बढ़ते हैं, वह इस पद में, और वो कहाँ से है? कुछ लोग तो इस पद को शुरू से ही है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करना चाहूँगा और यहाँ तक इसको चलेंगे। तो यहाँ लेखक प्रसाद और निराला के काव्य को युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य बताते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठतम काव्य के भी प्रतिमान होते हैं, और उन प्रतिमानों को यदि लिया जाए और उन प्रतिमानों की कसौटी पर इनके काव्य को कसा जाए तो भी ये इनकी जो रचनाएं हैं वो निर्बाध रूप से हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। और दोनों कवियों की तुलना करते समय उनकी समानता को भी यहाँ लेखक पूरी तरह से हमको बताते हैं। वो कहते हैं कि दोनों में ही जीवन के अनुभव की वास्तविकता और उसकी व्यापकता और उसकी गहराई, जीवनानुभव की जो वास्तविकता होती है उसकी व्यापकता और उसकी गहराई दोनों के साहित्य में आपको मिल जाती है। यहाँ अनुभव की वास्तविकता से कवि का, लेखक का आश्चर्य ये है कि दोनों कवि भाव जगत में जीवन की विविध स्थितियों और मनोदशाओं का यथार्थ योग है। जो जीवन की विविध स्थितियां होती है, जो मनोदशाएं होती है, उनकी सच्चाई इनके काव्य में आपको मिल जाती है। और लेखक ये मानते हैं या निबंधकार ये कहते हैं कि ये दोनों न तो कोरे भावनावादी हैं अर्थात भावों के प्रवाह में बहे हैं, और न ही कोरे कल्पनावादी हैं, बल्कि इन्होंने मानव जगत की सच्चाइयों का आकलन किया है अपने काव्य में। और इनकी जो मानव अनुभूतियां हैं, मानव की जो अनुभूति होती है उसका जो यथार्थ होता है वो इनके काव्य में सन्निविष्ट अर्थात सम्मिलित हुआ है, शामिल किया गया है। अर्थात ये दोनों सच्चे अर्थों में मानव जगत की स्थितियों और सहानुभूतियों के कवि हैं। मानव जीवन में जो स्थितियां आती है और सहानुभूतियां आती है उसके कवि है। सहानुभूतियों के अलावा एक अलग भाव भी आता है, गौरव भाव, लेकिन उसकी नहीं, बाकी सहानुभूति के कवि हैं। और इनके काव्य का केंद्रीय तत्व जीवन को ऊपर से न देख करके उसको अंतरंग, उसके भीतर तक जाकर देखने का रहा है। और यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त बात लेखक ने कही है कि जब अन्य अनेक कवि जीवन की स्थितियों को छोड़कर केवल आदर्शों या अभिलषित रूप का निरूपण करने लगे थे, तब भी इन दोनों कवियों ने मानव अनुभवों का, उसके यथार्थ का जो साथ है या उसका संस्पर्श है, कभी नहीं छोड़ा। तो यहाँ देखिए, ये दोनों ही प्रसंग तो यहाँ मैंने बता ही दिया है कि क्या रहा है, और उसके साथ साथ इसमें विशेष में आप क्या ले सकते हैं। तो दोनों के काव्य को श्रेष्ठ क्यों कहा जा सकता है वो यहाँ बताया गया है। इसका एक कारण साथ में और बताया कि जीवन का जो अनुभव है उसकी वास्तविकता और उसकी व्यापकता को इन्होंने इसका कारण माना है, उसकी गहराई को उसका कारण माना है। इनकी भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, और शैली जो है विचारात्मक और विवेचनात्मक है। हालांकि व्यंग्यात्मकता यहाँ इस निबंध में इनके पास कहीं नहीं आती है। इसके बाद आगे जो हम आते हैं
वो चलिए अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 52 पर दूसरे पैराग्राफ में है। इसको यहाँ से प्रारंभ मान सकते हैं हम, और इसको देखते हैं यहाँ तक। हालांकि ये पूरा जो पद है वो है, लेकिन इसको हम 2 खंडों में बांट कर इसका अध्ययन कर सकते हैं, और वही करेंगे। यहाँ पर लेखक अन्य कवियों की कमी बताते हुए इन कवियों को उनसे अलग दिखाते हैं, और इस पद में ऊपर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जीवन अनुभव की व्यापकता और गहराई, उसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए इस बात को यहाँ कहते हैं कि अनुभव की व्यापकता कवि के सामाजिक संस्पर्श से संबंधित होती है। तो कारण बताते हैं कि जीवन अनुभव की व्यापकता कब होती है? वो होती है सामाजिक संस्पर्श से, जबकि उसकी गहराई जो होती है वो कवि की वैयक्तिक प्रेरणा स्रोतों में से एक होती है। यहाँ दोनों को कहते हैं, 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो व्यापकता और दूसरी गहराई। व्यापकता कब होगी? जब कवि समाज से संस्पर्श में रहेगा, समाज की तरफ दृष्टि रखेगा। और गहराई कब होगी? जब वैयक्तिक प्रेरणा के स्रोत कवि उसमें शामिल करेगा। तो सामान्य रूप से लेखक कहते हैं कि कवि जितना बहिर्मुखी होगा, उसके अनुभवों की व्यापकता उतनी ही अधिक होगी। ये स्पष्ट है, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जितना समाज से जुड़ा हुआ रहेगा कवि, उतनी ही उसकी अनुभव की व्यापकता अधिक होगी। और वैयक्तिक जीवन के संकल्पों और विकल्पों को छोड़कर वास्तविक और बहिर्मुखी जीवन से अपनी सामग्री का संकलन करेगा। सामग्री कहाँ से लेगा? समाज से लेगा। दूसरी ओर जो कवि अधिक अंतर्मुखी होते हैं और वो अपने जीवन के जो अंतरंग द्वंद्व जो होते हैं, उन्हीं द्वंद्वों को प्रतिबिंबित अपने काव्य में करना चाहते हैं, और उसके कारण काव्य में व्यापकता के स्थान पर गहराई का तत्व अधिक हो जाएगा। इतना कहने के बावजूद इन दोनों लेखकों के संदर्भ में, उन दोनों कवियों के संदर्भ में लेखक जो कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि ये तो एक तरह का एक दायरा हो जाता है, और जो अच्छा साहित्य होता है वो इस दायरे से ऊपर उठ जाता है। जो विशिष्ट साहित्य होता है वो इनसे ऊपर उठ जाता है। जो विशिष्ट प्रतिभाएं होती है वो इससे ऊपर उठ जाती है, और यहाँ आकर के वो बंधनों का अतिक्रमण कर जाती है। अर्थात कहते हैं ना कि जो समाज से जुड़ा रहेगा उसकी व्यापकता अधिक होगी, जो अंतर्मुखी होगा उसमें गहराई अधिक होगी। तो जो अच्छा कवि है उसमें ये एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाती है, तो व्यापकता भी होगी उसमें और गहराई भी होगी, और इन दोनों में ये चीज़ें हमको मिलती है। हाँ, दोनों के स्तर में अंतर होगा, जो अगले पद में शायद स्पष्ट लेखक कर देगा। सामान्य रूप से कहा है लेखक ने कि काव्य में जीवनानुभव की व्यापकता कवि की वस्तुमुखी दृष्टि पर आश्रित रहती है, जबकि इस गहरे संवेदनों की सृष्टि कवि के अंतरंग जीवन के जो द्वंद्व हैं, जीवन से द्वंद्व होते हैं, उनसे संबंधित होती है। यहाँ आकर के हम इस पद को समाप्त करते हैं, या लिखा गया यहीं तक लिखा गया मान लेते हैं। तो यहाँ फिर क्या चीज़ है? यहाँ जो बात हमारे सामने निकल कर आती है वो ये है कि लेखक ने यहाँ इस तथ्य का उद्घाटन करने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि काव्य में भावना और कल्पना दोनों होती है, और उसके साथ साथ उस दोनों का कारण क्या होता है कि व्यापकता में गहराई क्यों होती है? क्योंकि कवि समाज से सामग्री लेता है, और गहराई, और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताइए कि अच्छे जो कवि होते हैं उनमें गहराई भी मिल जाएगी
और व्यापकता भी मिल जाएगी। अर्थात वो समाज से जुड़े भी रहते हैं और उसको भीतर से विश्लेषित करके बाहर साहित्य की रचना करते रहते हैं। तो दोनों का सामंजस्य अच्छे काव्य में होता है, ये यहाँ विशेष रूप से बताया है। यहाँ परिष्कृत भाषा का प्रयोग कवि द्वारा लेखक द्वारा किया गया है। भाषा सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद इसी में थोड़ा सा और जब हम नीचे चलते हैं तो एक दूसरी स्थिति आ जाती है, वो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है। इसमें आगे जो बात कही है पहले, उसी बात को लेखक आगे बढ़ाता है। वो कहते हैं कि प्रसाद का काव्य अंतर्द्वंद्व से संबंधित है, अर्थात प्रसाद अंतर्मुखी कवि रहे हैं, इसलिए अंतर्द्वंद्व से संबंधित है प्रसाद का काव्य। और इस अंतर्द्वंद्व की समस्त मार्मिकता और गंभीरता उनके काव्य में प्रतिफलित हो सकी, इसलिए जो है इनके काव्य में वो प्रतिफलित होती है, दिखती है। जबकि निराला का काव्य जो है वो बहुमुखी, वस्तुमुखी है और बहिरंगी है। बहुरंगी नहीं, बहिरंगी है, और उसको उन्होंने प्रमुखता दी है। तो उनके काव्य में अंतर्द्वंद्वों से जो उत्पन्न भावानुकूलता होती है या भावुकता होती है या भावों का जो उत्कर्ष होता है वो नहीं मिलता या उतना नहीं मिलता जितना कि प्रसाद में मिलता है। इनके काव्य में बहिरंग तत्व की प्रमुखता अधिक पाई जाती है। लेकिन इनके अंतर्द्वंद्वों में उत्पन्न जो है उनके साथ निराला का कला पक्ष जो है वो रूपात्मक छवियों की कलना, भाषा और छंदों की योजना, दार्शनिक समाहार आदि प्रसाद की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध माना है। तो जहाँ रूपात्मक सवाल है भाषा का, काव्य का, जहाँ कलात्मक सवाल है भाषा का, वहाँ निराला जो है प्रसाद से इस लेखक की दृष्टि में आगे रहे हैं। तो यहाँ आकर के ये कहते हैं कि इस सब के बदले में प्रसाद के काव्य में उनके अंतरंग जीवन पक्ष का अधिक मार्मिक और गहरा संकलन है, जबकि प्रसाद में गहराई अधिक मिलेगी और मार्मिक पक्ष अधिक मिलेगा। जबकि निराला निसंगता और तटस्थ रहते हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्रसाद उसमें से जुड़े हुए लगे रहते हैं और ये विषय वस्तुनिष्ठ है, निसंगता है, तटस्थता है, इसलिए ये काव्य में इनका तटस्थ रहता हुआ विचार करता हुआ नजर आता है। और इसी कारण से काव्य के जो मूल स्वर हैं उसमें प्रसाद जो है वैयक्तिक जीवन से अपनी चीज़ों को संगठित करते हैं और निराला जो है उसमें बहुरूपता का और उसका विस्तार हमको अधिक मात्रा में मिलता है। उसका कारण भी लेखक बताते हैं कि उनकी जो अनासक्ति है विषयों के प्रति, वो अनासक्ति प्रमुख रूप लेकर के इस काव्य को प्रभावित करती है। जहाँ प्रसाद की कविताओं में ये कहते हैं कि उत्कर्ष की अधिकतर भूमियाँ एक गंभीर और अस्थायी विच्छेद भावना से अनुभूति रखती है, वहीं निराला जो है उनके काव्य में श्रृंगार और शांत रसों की प्रमुखता है, जबकि प्रसाद के काव्य में आत्मिक संघर्ष और करुण तत्वों की प्रमुखता मिलती है। ये दोनों के जीवन को जिस नज़रिए से देखा है उस नज़रिए का फर्क यहाँ कवि लेखक जो है, निबंधकार जो है वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं। अब इस बारे में जो विशेषता हम कह सकते हैं वो ये है कि
यहाँ पर लेखक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी साहित्य में एक अंतर बताता है, कवि में एक अंतर बताता है। और कारण ये है कि इस कारण से ही दोनों के काव्य में अंतर है। जहाँ निराला के काव्य में व्यापकता मिलेगी, वहीं प्रसाद के काव्य में गहराई आपको मिल जाएगी। भाषा सरल है, इस अवतरण में प्रवाहपूर्ण है, शैली जो है विवेचनात्मक मिलती है, विश्लेषणात्मक भी मिलती है। इसी के साथ आज का हमारा ये जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है। बचे हुए जो महत्वपूर्ण पद हैं वो हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।